ठीक है तन्मय, हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक्चुअली? थोड़ा सा मैं आपको जस्ट समझा देता हूं। ये एक थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो कि बिजनेस में डिसीजन लागू होता है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कंसेप्ट में समझाता हूं। अगर सुनाई नहीं दे रहा होगा, कट जा रहा है, तो बार बार टूक देना, ठीक है। अगर सुनाई नहीं दे रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा तो टूक देना फट से, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूस बताऊंगा ना, तो सुनाई नहीं दे रहा होगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सर अभी वॉइस क्रैक कर रहा है सर आपका। अभी अच्छा क्रैक कर रहा है ठीक है, सर। अभी देखो। हेलो, अभी देखो। अभी भी आवाज हेलो, अभी हाँ आवाज अब ठीक आ है। रहा है? आवाज तो आ रही है। हाँ, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाँ, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जहां पर बिजनेस डिसीजंस लेने में हम इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट, कुछ थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग है, दोनों चीज को मत मिलाओ। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक इज समथिंग, लिमिटेड रिसोर्सेस में हम अनलिमिटेड खुशियां ढूंढते हैं। अगर बेसिक समझा है इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो दिस इज इकोनॉमिक्स। लिमिटेड रिसोर्सेस, हाउ यू रिमेन अनलिमिटेड हैप्पीनेस विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेस, दैट इज इकोनॉमिक्स। उसमें बहुत सारा थ्योरीज, बहुत सारा फंडा, बहुत सारा आपका क्राइटेरियाज फॉलो होता है। लेकिन अगर बेसिक्स में आपको समझाऊं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स। विद लिमिटेड रिसोर्सेस, people are trying to get unlimited desires, unlimited happiness. They try to find it out. That is economics. Based on this theory, we accord this into our बिजनेस। अब बिजनेस में भी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट, मैक्सिमम इकोनॉमिक्स का पार्ट हम यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास भी एक बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब लिमिटेड रिसोर्स के प्रॉपर एलोकेशन कैसे होता है, कैसे हम करते हैं प्रॉपर एलोकेशन, ये हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के माध्यम से जाना जाता है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देखो डेफिनेशंस क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी at individual and national level. The economics of early age treated merely as the science of wealth. Okay, the reason for this clearly, every one of us is involved in effort in, ठीक है, छोड़ो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अलग दिया हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर हम समझ में आए तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जहां पर हम ह्यूमन डिजायर, ह्यूमन अनलिमिटेड डिजायर्स, लिमिटेड वेल्थ, ये सारे चीज हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहां पर क्या काम करते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो थ्योरीज, वो कंसेप्ट, वो पार्ट, हम उस चीज को बिजनेस से जोड़ते हैं, क्यों? बिजनेस में भी करने के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। अब अगर रिसोर्सेस चाहिए तो उस रिसोर्स को हम किस तरह से, उस पूंजी को इस्तेमाल करें, उस पूंजी को किस तरह से हम सर्कुलेट करें, ये हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है। Through this, we can able to understand, we can able to learn how the economics or how we need to grow the business. ठीक है, this is number one. Now, managerial economics का कुछ की कंसेप्ट है, ठीक है। क्या क्या की कंसेप्ट है? पहला है डिसीजंस मेकिंग लेने में बहुत सहूलियत होता है। हम बिजनेस तो करते हैं, बट हमारे कुछ डिसीजंस जो होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है, जिस गलती की वजह से हो सकता है कभी ऐसा भी नौबत आए कि हमारा बिजनेस लॉस हो जा रहा है, हमारा बिजनेस लर्न मतलब डाउन हो जा रहा है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें यह सिखाता है कि हम डिसीजंस कैसे लें, हाउ वी नीड टू टेक द डिसीजंस, ओके, आउटराइट डिसीजंस, तुरंत कैसे डिसीजंस ले, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हमें डिसीजंस लेने की क्षमता मालूम होता है थ्रू दिस। उसके बाद नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि हाउ वी हैव टू सेट द गोल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट गोल दैट वी हैव सेट, वी हैव टू प्लान टू गेट दैट, अचीव दैट गोल, ठीक है।
हम गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन काम कैसे करना, हाउ वी नीड टू वर्क, हमें आगे कैसे बढ़ना है, थ्रू दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीच द गोल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रिजिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। ये क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स translate the economic theory into practical applications for real world business scenarios which are often complex and messy। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लेना पड़ता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता है, इट इज नॉट बिन अप टू डेट। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और उनका थ्योरी हमें ये सिखाता है कि हम उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे निकले और रियल वर्ल्ड बिजनेस में हम कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करें। सो दीज आर द फ्यू की कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाम से ही तुमको मालूम चल रहा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि किसी चीज को मैनेज करना, कोई भी संस्थान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी फील्ड हो, उसको कैसे मैनेज करना इकोनॉमिकली, दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब ठीक है, इसको छोड़ दीजिए मैम। नेक्स्ट, ये सब छोड़ दीजिए मैम, दीज आर ऑल, ये जरूरत नहीं है। अच्छा, इकोनॉमिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, हमेशा याद रखना, economics are of two types. Number one is microeconomics. Number two is macroeconomics. Now, what is microeconomics? Microeconomics means the small. Micro means small, छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल, एक फैमिली मेंबर या एक कोई सिंगल पर्सन, इतना में ही आपको दिखने को मिलता है इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में, परिवार में पिताजी 30 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी लाते हैं और फिर उस सैलरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूध वाले को कितना देना है, ट्यूशन वाले को कितना देना है, काम वाली बाई को कितना देना है, लोन कितना पड़ा हुआ है, आगे सब्जी तरकारी कितना पड़ा हुआ है, राशन कितना लाना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द वेल्थ। तो ये छोटा सा परिवार को लेके चलने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो मीन्स लार्ज, होल कंट्री, होल स्टेट, उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसका इकोनॉमिक कंडीशंस, उसका ग्रोथ, ये देखा जाता है। तो बड़े लेवल में जब ये काम होता है उसे मैक्रो कहते हैं, छोटे स्तर में जो काम होता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं सर। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड मैम। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज मैनेजमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मैनेज का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एक आर्ट है, एक कला है, दैट हाउ टू गेट द वर्क डन टू द पीपल, ओके, एंड इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे। किसी भी काम को सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से काम को मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट का 4 स्तंभ होता है, 4 पिलर्स। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग और चौथा है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। उसके बाद लास्ट में आता है स्टाफिंग, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है मैनेजमेंट के। उसमें से अगर एक भी पिलर हट जाता है तो मैनेजमेंट स्टैंड नहीं हो पाएगा। ये 4 बैसाखी है, एक भी बैसाखी अगर टूट गया तो मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। देखिए, कुछ भी काम हम लोग जब करते हैं, कोई भी फंक्शन या कुछ भी घर का कुछ भी काम, हम लोग जो भी काम करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत होता है। ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वी कैनॉट डू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और सही तरीके से अगर मैं समझाऊं, सुबह आज क्लास लेना है आप लोग का, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे क्लास लेना है, तो सबसे पहले उसका प्लानिंग तैयार होता है। मैम से बात होता है, क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक तक हम पढ़े हैं, किस टॉपिक को कवर करना है, एग्जामिनेशन कितना दूर है, हम और मैम मिलके दोनों मिलके प्लानिंग्स करते हैं। उसके बाद एक लिंक जनरेट होता है गूगल में,
मैम लिंक जनरेट करके हमको व्हाट्सएप में शेयर करता है, आई नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल। तो इतना सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तैयारी जरूरत है, और तैयारी से पहले प्लानिंग की जरूरत है। बिना कुछ प्लान किए अगर मैम लिंक भेज दिया, कुछ बताया नहीं, मैं क्लास क्या पढ़ाऊंगा, सिलेबस का मुझे कोई ये नहीं है, पता नहीं है, तो मैम हमको बता देती थी सर ये सिलेबस है, ये पोर्शन है, आप इस पोर्शन को आज एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये प्लानिंग की जरूरत है। उसके बाद जैसे ही मैम ने बता दिया, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर होने लगता हूं कि क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को सबसे अच्छे समझाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज प्लानिंग। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैम ने कहा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा फास्ट पोर्शन है, उसमें मेन मेन कौन सा पढ़ाना है, उसको ऑर्गेनाइज करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग, उस चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में समझाना। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाना, दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। देन डायरेक्टिंग, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। जब मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ डायरेक्शंस आपको दे रहा हूं, कुछ नोट्स आप लोगों को बोल रहा हूं लिख लीजिए, या कुछ समझ में आया कि नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। ये डायरेक्शंस है, आई एम गिविंग यू द डायरेक्शंस कि अगर इस तरह से पढ़ोगे आपको अच्छा नंबर आएगा। रिविजन्स अगर नहीं करोगे क्लास के एंड में, ऑनलाइन क्लास में ये सबसे जरूरी होता है, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास यू गो फॉर द रिविजन्स। व्हेनेवर मैम सेट गिव यू द recordings, at least 2 to 3 times listen those recordings continuously. What will happen, this will generate the development of revisions, it will going to develop the habit of revisions. ये revisions का habit बन जाएगा। आप लोग मोबाइल में गाना सुनते हो, थोड़ा सा लेक्चर सुन लीजिए, फायदा आपको होगा। ठीक है, याद रखिए कि मैं दोनों वे में कम्युनिकेट कर रहा हूं, इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। सो इट इज वेरी clear and very much easier for students who are listening to me through this online classes. This is called directing. And what is controlling is all about? Controlling in the sense, you can may say the discipline, the punctuality. ओके जैसे 1 बजे क्लास, डॉट 1 बजे मैम लिंक शेयर कर देती है, उससे पहले शेयर कर देती है, डॉट 1 बजे मैम एक मैसेज आ जाता है कि सर प्लीज ज्वाइन। दिस इज कॉल्ड the controlling, this is called the decision making, this is called the discipline. Am I clear? Otherwise मैंने लिंक बना दिया, आप लोग कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं है। अगर डिसिप्लिन की कमी है तो आप लोग मैनेजमेंट में आगे नहीं बढ़ पाओगे। If you want to success in this field, you have to be very much well oriented, well structured and well disciplined. अगर डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। Am I clear? So this is the part of a management. So number 1 is the planning, number 2 is organizing, number 3 is directing, and number 4 is controlling. What happened? No, sir, nothing, sir. I was just unmuting. Meeting is going on, so going ahead. Nilanjan, how can you cope up with this situations? Already the meeting is going on, the online class is going on, so it's better you listen the recordings now, otherwise your meeting will going to get hampered. So it will be only for 10-15 minutes, that's why I joined. Okay, and ma'am told me about the class today just 1 or 1.5 hours ago, so I was not prepared for it, right? But I don't want to miss the class. No problem, take care. Ma'am, please go to the next slide. Now come to the definition of managerial economics. Managerial economics is about the, you can say about the economics which teach us the basic features of economics, such as assumption, assuming and remaining the same, remaining the things. ठीक है, this is the nature of managerial economics. ठीक है, फिर से मैं समझाता हूं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उस पार्ट को कहते हैं जहां पर हम थ्योरी, मेथड्स, डिसीजंस मेकिंग्स में, अपने बिजनेस में
ये सारा कुछ अप्लाई करते हैं। तो ये हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से मिलता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट मैंने दिया है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? पहला है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इफ both are not consistent equally, then you cannot go for a long run. आप जो चीज थ्योरी में सुन रहे हो, अगर वो चीज प्रैक्टिकली आप नहीं करोगे, then it will be very much difficult for you to go for a longer run. तो सबसे पहले आपको थ्योरी एंड सुनने के बाद आप उस चीज को प्रैक्टिस में लाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थ्रू दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स द मैनेजर understand the demand, supply and cost analysis। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अगर आप फ्यूचर में मैनेजर्स बनते हो कोई भी कंपनी के, तो आपका बेसिक कंसेप्ट रहेगा कि डिमांड अगर हाई है तो सप्लाई लो कर देना चाहिए, अगर सप्लाई हाई है डिमांड लो है तो हमारा कॉस्ट गिर जाता है। ये बेसिक फंडा है। अब आप इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में। अगर आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड होना है तो जहां डिमांड बढ़ रहा है थोड़ा सा सप्लाई कम कर दीजिए। ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है? ये कंसेप्ट हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं। क्या? जहां डिमांड बढ़ गया है सप्लाई थोड़ा कम कर दीजिए, आप अच्छा प्रॉफिट इनकम करके जाइएगा। लेकिन जहां पर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो आपको कम मार्जिन में अपना प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक फंडा ऑफ इंटीग्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ थ्रू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है नीलांजन एंड तन्मय? Am I audible? Sir, managerial nature of managerial. Hello. हाँ बोलो हेलो बोलो हेलो हाँ सर, बोलो। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वाला फिर से बताइए ना सर। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फिर से बताइए ना, डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेन कीजिए ना उसको, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, समझ लो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो प्रकृति है वो है बिजनेस और इकोनॉमिक थ्योरीज का मेल बंधन। मतलब क्या है? आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का मेल बंधन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट आपका क्लियर जानना जरूरी है। तो नेचर क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का? नेचर यही है, अगर आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो। ये पहला नेचर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पहला स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, समझ में आया? में अभी समझ में आ रहा है? पहला नेचर है ये, पहला नेचर है। पहला नेचर समझ में आ गया। अब दूसरा नेचर क्या है? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? हाँ क्लियर सर। हाँ थोड़ा वो मीटिंग में फंस गया था, अब क्लियर है, बोलिए। हाँ, नेक्स्ट वन इज डिसीजंस मेकिंग। ये दूसरा नेचर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, दूसरा स्वभाव है। डिसीजन मेकिंग्स में ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। हम कब अपना प्राइस बढ़ाएंगे, हम अपना प्राइस कब लो करेंगे, हम प्राइस किस प्रोडक्ट में कितना प्राइस लगाएंगे, दिस कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक और स्वभाव है कि ये हमें वो टूल्स प्रोवाइड करता है जिस टूल से हम ये लॉजिकल डिसीजंस लेने में हमें मदद करता है। ये इसका अलग एक और स्वभाव है। समझ में आया तन्मय एंड नीलांजन? मैं नेचर बता रहा हूं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन।
हम अपना रिसोर्स, मतलब सिंपल एकदम लोकल लैंग्वेज में अगर सके समझ सके, तो हम अपना पैसा किस किस जगह हम फंसाए ताकि हमें प्रॉफिट अर्न हो सके, ये हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक और खूबी है, क्या खूबी है? ये हमें सिखाता है कि हम ऑप्टिमाइज तरीके से रिसोर्स कैसे एलोकेट करें। समझ में आया करना है? इज इट क्लियर? हाँ। और क्या है? हाँ ठीक है। एक और नेचर क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का? ये हमें रिस्क लेना सिखाता है। अनसर्टेनिटी सिचुएशन से कैसे हम बाहर निकाले, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। डिसीजन मेकिंग में हमें राइट डिसीजन मेकिंग लेने में हमें ये सिखाता है। रिस्क एनालाइज करने में हमें सिखाता है। हमें पोटेंशियल आउटकम कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हमें सिखाता है। ये सारा कुछ जो है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का खूबियां है। समझ में आ गया? यस सर। अभी तन्मय कोई डाउट है? निरंजन को तो डाउट नहीं है, ठीक है। तन्मय कोई डाउट है? पूछ लो। नेचर का मतलब स्वभाव। नेचर का मतलब स्वभाव। अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो हमें उसका क्या क्या स्वभाव पता होता है, जिस स्वभाव को हम अपने बिजनेस में अगर यूटिलाइज करेंगे तो हमें फायदा पहुंचाएगा। तो ये उनका स्वभाव है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला ये है कि हमें थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड हम उस थ्योरी का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा खूबी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताते हैं, जब अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर सप्लाई कम है, डिमांड प्राइस घट जाता है। अगर डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइस घट जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। वही वाइस वर्सा, अगर डिमांड कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बिल्कुल कम है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये तो हमें बेसिक पता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद। अब आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोडक्शंस में। कैसे? मार्केट में आप कुछ प्रोडक्ट्स छोड़ दिए, आप देख रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट में प्रॉफिट अर्न करना है, मैंने मार्केट पकड़ लिया है, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गया है मेरे प्रोडक्ट में। अब मैं थोड़ा सा क्या करूं, इसका प्रोडक्शन घटा देता हूं, ऑटोमेटिकली प्राइस विल इंक्रीज। ऑटोमेटिकली द प्राइस विल इंक्रीज, यू विल गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट। लेकिन इसका भी बहुत स्कीम, बहुत सारा रीजंस, बहुत सारा कुछ आपको मेकअप करके ही बाजार में छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपकी दूसरा प्रोडक्ट पाइपलाइन में रेडी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। एम आई क्लियर? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि हम सबसे पहले विश्वास कैसे लाए, हम कस्टमर्स का सबसे पहले विश्वास कैसे जीते। जिस दिन आप अपने प्रोडक्ट्स का विश्वास जीत लीजिएगा, उस दिन आपको प्रॉफिट अर्न करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। मार्केट में अमूल फूड प्रोडक्ट्स और उसका रिलेटेड बहुत सारा फूड प्रोडक्ट है। अमूल है, मीठा है, सुधा है, और भी है। तन्मय के वहां भी अमूल है, उसके अलावा बहुत सारा फूड प्रोडक्ट्स है। लेकिन 80 to 85% of the customer prefer to purchase Amul instead of purchasing these remaining products. Do you know why? Because Amul company has that developed that or established that relationship with the customers. What is the relationship? Trustworthy, truthness, sincerity. These all of the things the Amul company has developed in the minds of the customers. और आज लगभग 4 पीढ़ी से 1947 या 1946 उससे पहले ये स्टार्ट हुआ था।
आज कितना पीढ़ी चल रहा है, हम लोग 4th जनरेशन है, स्टिल द 4th जनरेशन प्रेफर टू परचेज अमूल इंस्टेड ऑफ अदर्स कंपनी. दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई. और इतना कंपटीशन होने के बाद भी अमूल अगर 1 रुपया बढ़ा देता है, कस्टमर्स कोई दिक्कत नहीं होता, कस्टमर ब्लाइंडली वही प्रोडक्ट को खरीदता है. और नौबत ये आ गया है, जहां पर अमूल कंपनीज का गाड़ी आता है या कोई भी दुकान में अमूल कंपनीज का दूध अगर सप्लाई होता है, तो ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है अदर प्रोडक्ट्स के लिए, तो वहां पर दूसरा कोई काउंटर नहीं लगाया जाएगा. मीठा हो, सुधा हो या और भी कोई कोई दूध है, वो नहीं लगाया जाएगा. क्यों? सेल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सेल डिक्रीज हो जाएगा. आज तक वो लेवल में पहुंच नहीं पा रहा है जहां पर अमूल पहुंच गया है. Am I clear? Can you understand this point? Understood this point? Yes, sir. ये मैनेजरियल, ये दिस वन इज कॉल्ड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ के जब हम ये चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए, तब हमें फायदा पहुंचाया है. लेकिन इसके लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है. Am I clear? तो ये नेचर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. ठीक है, रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट कैसे किया जाता है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक और नेचर है जो हम सीखते हैं, समझते हैं और उस चीज को बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द नेचर्स ऑफ, फ्यू नेचर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. डाउट है यार कोई? सर प्रीवियस स्लाइड में चलिए ना, एक लाइन में डाउट था. मैम को बोलो प्रीवियस स्लाइड जाने में. मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज. सर एक लाइन है ना, वो थर्ड लास्ट पैराग्राफ. फर्दर इट इज अज्यूम दैट द फर्म और द बायर एक्ट इन अ रैशनल नंबर. ये क्या मतलब हो रहा है? पूरा पढ़ो पहले. वही फुल स्टॉप वही तक है सर. फर्दर इट इज अज्यूम दैट द फर्म और द बायर एक्ट इन अ रैशनल नंबर ब्रैकेट में, व्हिच नॉर्मली डज नॉट हैपन. कहां पर है? Further, it is assumed that the nature of managerial economics, second paragraph, sir. Further, it is assumed that the firm or the buyer acts in a rational manner, bracket में, which normally does not happen. ये line थोड़ा समझाना सर. उसके बाद पढ़ो, the buyer is carried away by the advertisement, brand, loyalties, incentives, and so on, and therefore the initial behavior of the consumer will be retained rational. Is not a realistic assumption. What does it mean? It means that nowadays the people are going for the offers. Wherever they find it offers, wherever they find it money back, payback policies, they always prefer to buy those purchases. They prefer to buy those goods. And the companies, sometimes they feel that if we want to include more and more customer in our pipeline, then we need to give all these facilities to the customers. But sometimes it happens, sometimes it may not. If you prefer to choose Bhim UPI account, sometimes the UPI account will going to give you the money paybacks policies, whatever they are having, but sometimes not. इसलिए आजकल आप देखिएगा बहुत सारा यूपीआई अकाउंट्स बन गया है. नावी यूपीआई, भीम यूपीआई, गूगल पे एंड ऑल बन गया है. और जिसमें उनको देखता है कि रिवॉर्ड्स मिल रहा है, कुछ अवार्ड्स मिल रहा है, कुछ कॉइन्स मिल रहा है, द कस्टमर प्रेफर्स टू चूज दैट. आज के डेट में नवी यूपीआई 4.7 रेटिंग्स है अपार्ट फ्रॉम गूगल पे. व्हाई? Because of this type of customers who are privileged and prefer to purchase this or want to do shoppings through Navi UPIs, because they are giving a very good cash payments and all. 13 rupees, 15 rupees, 26 rupees, even they have been charged for that. Even they are paying so much of cash back. So sometimes customers are become rational. Sometimes they go and search for the figures and out. And for this reason, sometimes they are getting the benefit. Sometimes they are not getting the benefit. लेकिन कस्टमर्स का इन प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन परसेप्शंस को सोच के जो सेलर्स है वो ये चीज नहीं करते हैं. जिनका वो करते इसलिए है कि कस्टमर्स अट्रैक्ट, कभी कभी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर्स रिटेन कर जाते हैं, कुछ कुछ कस्टमर्स निकल के चला जाता है. उन कस्टमर्स जो चला जाता है उनके लिए वो बना ही नहीं. इसलिए वो हमेशा एक खर्चा जो है वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके दिखा देते हैं कि ये खर्चा
ये जो कस्टमर्स है ये मिसलेनियस है, ये रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा जो परमानेंट कस्टमर्स है जो मेरे पाइपलाइन में है, मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाऊंगा, सो दैट ये जो बायर्स एंड सेलर्स में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जो ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो कंटिन्यूअस चले। एम आई क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। रैशनल मैनर मतलब सर वो वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। What do you make by the rational word? Rational means the buyer, in between buyers and sellers, the agreements are not up to the mark. They are called rational buyers. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ buyers या कुछ कुछ sellers में जो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो नहीं हो पाता है। क्यों? कस्टमर्स एडवर्टाइजमेंट देख के, लॉयल्टीज, ब्रांड देख के खरीदने के लिए जाते हैं और वो वहां जाके कुछ रैशनल्स हो जाते हैं, कुछ इरिटेशंस उनको हो जाता है कि मैंने जो चीज एडवर्टाइजमेंट में देखा वो चीज मुझे प्रोडक्ट्स में नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रैशनल, नॉट अप टू द मार्क, मतलब उनके अकॉर्डिंगली, उनके मुताबिक वो सामान नहीं मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड द रैशनल वर्ड। ओके, एग्रेसिवनेस भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन एग्रेसिवनेस थोड़ा सा और हायर वर्ड है। वो एग्रेसिवनेस तब दिखाएगा जब कुछ उनको लगेगा कि मेरा कुछ लॉस हो गया, मेरा कुछ चला गया। लेकिन रैशनल्स का मतलब दिस मच ओनली, जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर सेलर्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। दैट इज मीनिंग्स द वर्ड रैशनल। समझिए सर। ठीक है, रियलिस्टिक्स तुम देखो ना, कभी कभी हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब देखते हैं तो देखते हैं कितना सुंदर लगता है, लेकिन जब वो वापस हम जब उसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो हम जैसे चाहते थे वो हमें नहीं मिलता है। तो कभी कभी हम थोड़ा सा डिमोटिव हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, और हम फिर वहां से कम प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, फिर चले जाते, दूसरी जगह चले जाते हैं। ये हमारे इंटेंशंस होता है कस्टमर्स का। व्हेनेवर हमारे अकॉर्डिंगली अगर कुछ नहीं बन पाता है तो हम दूसरी जगह स्विच ओवर कर लेते हैं। This type of customers are called rational type of customers. They cannot stick to one plan, they cannot stick to one goal, or they cannot stick to one identity. They always run from here and there and here and there, search for the originality, but there is no originality is there. They always go for brand, loyal and advertisement. Am I clear? This type of customers are called rational customers. और कुछ? Yes, sir. नहीं सर, यही डाउट था। ठीक है मैम, चलिए आगे। ये तो हो गया। ने क्या हुआ? द अदर फीचर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लेन्ड क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी मच। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, means when we are allocating the resources into our families, that is called microeconomics. फॉर एग्जाम्पल, क्यों कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ हद तक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कुछ हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स तक सीमित है? क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? कहा इसलिए गया है कि हम अपने छोटे से परिवार में भी रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं। जब हमारे, वही एग्जाम्पल मैं देता हूं, अब हमारे फादर 30 या 1 तारीख को घर में पैसा लेके आता है, से फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रिसोर्सेस। आप प्रॉपर तरीके से उसे एलोकेट करना, काम वाली बाई का कितना हुआ, दूध वाले का कितना हुआ, एजुकेशन में कितना गया, लोन कितना बाकी है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली एलोकेटेड, एंड आफ्टर दैट फाइनली सेविंग्स कितना हुआ। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस प्लान। बट इनका जो थ्योरी है, इनका जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को जोड़ के ही बनता है। क्यों? हो सकता है इस बार अगर यहां पर ज्यादा खर्चा हो जा रहा है तो नेक्स्ट 30 दिन तक यहां खर्चा अगर ज्यादा चल गया तो नेक्स्ट 30 दिन तक मुझे इतना अमाउंट में चलाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि हमें एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वी नीड टू कट short our expenses so that we can continue for the next 30 days. Otherwise, it will be going to arise some problems in our families. What type of problem? Financial problems. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या काम करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक स्ट्रेटेजी तैयार करके आपको देता है। कहा ना, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एक्ट एज अ टूल। तो क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी तैयार करके देते हैं, प्लान तैयार करके आपको देते हैं। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑल्सो एक प्लान तैयार करके आपके पास लेके आता है। क्या कि हम इस 29 दिन, 30 तारीख को तो आ गया, नेक्स्ट रिमेनिंग 29 डेज, तो 30 में हमारा सैलरी हो जाता है, तो 29 तक हमें ये थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है, फिजूल खर्ची, ये हमें थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, ताकि हम 29 तारीख तक जो हमारा डेडलाइन है हम वहां पहुंच पाते हैं।
This is why managerial economics is related to microeconomics also. And what is microeconomics? Micro means small, economics means utilizations of amount of resources in a unlimited desire. In a unlimited desire, हम अपना resources को, हमारा unlimited desires को कैसे fulfill करते हैं, ये economics है. Clear है? That is why managerial economics is very much close to microeconomics. कोई doubt है? No, sir. एक चीज समझ में आ रही है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने अभी तक आया नहीं है वहां पर, आप क्लास 8 से ज्वाइन किए हो, मैंने माइक्रो एंड माइक्रो दोनों समझा दिया, मैं फिर से समझा दूंगा. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गोइंग टू गेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस. How managerial economics is related to microeconomics? Explain with proper examples, with proper well-structured writings. You have to give your answers. Then only you will going to give mark. ये थोड़ा सा ना, ये सब जो questions है, ये थोड़ा सा complicated होता है, इसलिए क्या कीजिएगा, बेस पकड़ लीजिएगा. बेस अगर आप पकड़ लीजिएगा, मजबूत बना लीजिएगा, एग्जाम्पल्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी आंसर्स को डेवलप करके लिख सकते हो अपनी तरीके से. Am I clear? Now coming to Nilanjan's questions, what is macroeconomics? Macro means large, economics means related to any state, related to any nation or जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे निर्मला सीतारमण जी जब ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया, ईयरली क्या आता है, सर बजट 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 यार कभी कभी नाम भूल जाता हूं. तो ये मैक्रो लेवल में बनाया जाता है, मैक्रो लार्ज लेवल में बनाया जाता है. पूरा कंडीशंस, इकोनॉमिक थ्योरीज क्या है, इन्फ्लेशन रेट्स कहां पर ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कहां पर क्या है, बैंकिंग पोजीशंस क्या है, आरबीआई का रेपो रेट्स क्या है. बेस्ड ऑन ऑल दिस फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेटा, निर्मला सीतारमण जी अपना बजट तैयार करते हैं. तो जो बजट या जो इकोनॉमिक्स ह्यूज कंट्री रिलेटेड हो या स्टेट रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एम आई क्लियर? यस सर. और कोई डाउट है? नहीं सर. Then comes to the next, operate against the backdrop of macroeconomics. जैसे मैंने अभी समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. ये ऑपरेट मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके भी काम करता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, लेकिन बाहर रहते हुए काम करता है. सारा कुछ प्लान्स, प्रोग्राम्स, नेचर को लेके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर, प्लान, प्रोग्राम को लेके हम नहीं चल सकते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स है बहुत बड़ा, लार्ज है ना, तो हम उनका छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बताता है, इन्फ्लेशन रेट कैसे हमें मेकअप करना चाहिए, रेपो रेट क्या है उसे कम कैसे करना चाहिए, दिस ऑल आर देयर इन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो कुछ वहां से हम थ्योरीज, कंसेप्ट्स को लेके हम बड़े लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं. दैट इज व्हाई हियर द वर्ड बैकड्रॉप्स लिखा गया है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वर्ड लिखा गया है. Normative statements. What is the meaning of normative statement? The statements or the budget which is meant for future aspects of our country, that is called normative statement. That is the statement, the data, or it can be any budgets. That is called normative statement. वहां पर भी managerial economics का utilizations होता है. Prescribed actions. What is the prescribed actions? Actions means the way to allocate the resources. Actions means resources, decisions makings, progressing, organizing, controlling, planning. This all comes under managerial economics. That is why prescribed actions में managerial economics का काम बहुत है. Applied in nature. Nature तो मैंने समझा दिया, वही यहाँ भी apply होता है. Offer scope to evaluate each alternative. कोई भी एक step, कोई भी एक alternative step अपने गोल की तरफ लेते हुए आप इवेल्युएट कर सकते हो थ्रू दिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट एंड थ्योरीज लेके. देन इंटरडिसिप्लिनरी मींस विदिन द ऑर्गेनाइजेशंस, विदिन द स्टेट, यू कैन यूटिलाइज द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टूल्स एंड थ्योरीज टू मीट अप योर एक्सपेक्टेशंस. Assumptions and limitations. Yes, this is one of the most important points you need to understand. Our limitations, limitations comes to resources. Resources are limitations, but our assumptions are out of the world.
We always assume something that this, if this could be happen, we can utilize this resources here. If this is the thing, we can apply our resources here. But finally, this through this managerial economics, we can control our assumptions, and if our assumptions being get controlled, then automatically the limitations of utilization of resources will also get controlled. So managerial economics is very, very important for the business perspective point of view. Understood? Yes, sir. Anything which you want to know more and more? Tanmay? No sir, no doubt. क्या बात है? एक क्वेश्चन है। हाँ, यस, बताओ बताओ बताओ, कुछ कुछ। तो जब ये एसएमई सेक्टर जो होता है आपका, वो भी तो आपका मैक्रो में आ रहा है बिलीव, तो वहां से स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो होता है, सो एसएमई सेक्टर्स जो होता है मतलब, या फिर वो जो पीसीएसएमई का सारा जो पार्ट्स आता है वो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है, राइट? सो उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई का आपने जो बोला स्टार्टिंग में, तो उसके साथ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से कुछ लिंक होता है क्या? लाइक इट इज ऑलवेज फुल्ली बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस ड्रिवन आई शुड से। मैंने पहले ही बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, आप ये जो प्रोडक्ट डिमांड सप्लाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये जो टर्म्स बिजनेस में आ रहा है, ये कहां से एक्चुअली आ रहा है? ये तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से ही आपको मिला। आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, उस प्रॉपर को प्लान को इंप्लीमेंट करना, थ्योरीज को इंप्लीमेंट करना, ये तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ही पूरा पार्ट है। तो हम अगर कोई भी बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन गोल आगे लेना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को साइड करके हम नहीं कर सकते। हम उनका थ्योरीज, उनका टूल, उनका स्ट्रक्चर, उनका डेटा, सब कुछ लेके हम कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट is a part of a business. Managerial economics is a part of a business. आप बिजनेस को इन दोनों से अलग कर सकते हो। मैनेजमेंट को हटा के बिजनेस बनता है नहीं, क्यों? मैनेजमेंट अगर करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें जरूरत है। तो आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये सब चीजें तो जरूरत है, ये सब चीज जरूरत है। आप इन चीज के बगैर आप बिजनेस कर पाओगे? आपका कोई प्लानिंग नहीं है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं है, आपका कोई स्टाफिंग नहीं है, आपका कोई डायरेक्शंस नहीं है, आपका कोई कंट्रोलिंग अगर बिजनेस में नहीं है, तो कैन यू ग्रो फॉर द बिजनेस? नहीं। तो मैनेजमेंट का पार्ट है बिजनेस, एंड साइड बाय साइड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। व्हेन डिमांड इज ग्रो हायर, सप्लाई इज लो, तो ऑटोमेटिकली द प्राइस विल इंक्रीज। हु सेड दिस वर्ड? थ्रू द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ओनली वी गेट दिस थ्योरी। और बिजनेस में कहीं पर लिखा है? नहीं, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ही तो पार्ट है। हमें सिखा रहा है कि अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई अगर कम है, तो आपका ऑटोमेटिकली प्राइस जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देख के देखिए ना, कोई भी प्रोडक्ट्स जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बिल्कुल नहीं है, प्राइस उसका हाइड होना ही है, होना ही है। आलू 20 रुपया किलो था, 25 रुपया हो गया है, नेक्स्ट मंथ 40 रुपया हो जाएगा। क्यों? सप्लाई कम हो गया है, बॉर्डर पे रुका हुआ है। तो ये तो थ्योरी है, कहां से आ रहा है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हम इन दोनों के बगैर, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस या कोई भी बिजनेस में, हम इनको बगैर हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता है ना? पर सर एसएमई सेक्टर्स आप जो बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, बट एथिक्स वाइज जो अगर मैं देखूं, जब क्योंकि मैंने एसएमई में रिसर्च किया था, वो रिसर्च मेरा पब्लिश भी हुआ था एक बुक में, एबीएस पब्लिकेशन के अंडर में। सो जितना मुझको पता है, लाइक जितना मैंने रिसर्च किया है, आप जो बोल रहे हो दैट इज एथिकली करेक्ट, बट अभी एक स्मॉल स्केल वेंडर, एक मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसको तो इतना नॉलेज नहीं होगा, तो इन दैट ग्राउंड लेवल में हम कैसे समझाएंगे दैट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स? बिकॉज उसको तो इतना नॉलेज भी नहीं होता है व्हाट आर द एथिक्स, डिमांड सप्लाई। उसको तो इतना पता है कि माल कम रहा है तो मुझे मार्केट से लाके बेचना है, राइट? दैट इज द रियल इकोनॉमिक्स व्हिच गोज इन द मार्केट एवरीवेयर। हाँ, तो that is the real economics ना, that goes in the mind of everywhere, and that real economics also understand by the small scale industries or small scale employees and small scale whatever you are saying, those who doesn't have any idea, any concept about the managerial economics. So they know the demand and supply, they know the product, the scale of the product, the pricing of the product. With that much only they can इंप्लीमेंट। मैंने कल कहा था ना, कम्युनिकेशंस का सबसे बड़ा पार्ट, जिसको कम्युनिकेशन का ABC नहीं मालूम है, लेकिन वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट को एक ट्रेन में बेच रहा है, वो क्या कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको कंसेप्ट पता है, आइडियाज है उनको। वो कंसेप्ट और आइडियाज से ही तो बनता है यार।
किसका पास उतना वक्त है, टाइम है कि, इसीलिए कहा गया है, मैंने पढ़ा था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा पार्ट है बेस्ट थ्योरी एंड ऑल्सो साइड बाय साइड यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। तो उसका थ्योरी उसको पता नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब तुम बोलोगे सर ये प्रैक्टिस कहां से हो रहा है, अरे यार कोई तो उसका सीनियर है, कोई तो है उसका सुपरवाइजर जो उसको समझा रहा है, भाई इस तरीके से अपना सामान मत बेच, तुमको तो फिर आगे जाके प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तुम इस तरीके से बेच, कोई ना कोई तो उसे गाइड कर रहा है, अकेले तो नहीं चल रहा है ना। जब भी कोई बिजनेस प्लान करता है वो एक जन करता है, लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो जाता है तो एक से भले दो हो जाता है, तो कोई ना कोई फर्स्ट और सेकंड कोई ना कोई आइडियाज तो उसे मिलता ही है। इतना तो उनको आइडिया प्रॉफिट क्या है, एक्सपीरियंस होता है मेनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कोर्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पहले नेचर मैंने बताया था, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि नेचर क्या है, खासियत क्या है, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अगर आप थ्योरी में रखोगे तो आप कभी आगे नहीं जा पाओगे, यू नीड टू मेक इट इनटू प्रैक्टिसेस, देन ओनली यू कैन सी द चेंजेस। तो हम थ्योरी छोड़ देते हैं, थ्योरी सबकी बस की बात नहीं है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को पढ़ना, लेकिन हम प्रैक्टिस तो ला सकते हैं। आज अगर ठग गया वो 10 रुपया उसका ठग गया, वो स्केल इंडस्ट्रीज वो ग्रो नहीं कर पाया, डाउन हो गया, आगे जाके फिर तो उसको वहां से सीख मिल जाएगा, वहां से सीख मिलके वो आगे और प्रॉफिट इनकम करेगा, है इसी तरह से होता है। दिस इज द वे आई थिंक। और एथिकली अगर आप बात करो तो एथिकली वो फिर अलग हो जाएगा, वो अलग पोर्शन हो गया। सबकी कंपनी, सबकी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो एथिकल उतना मेंटेन नहीं करते हैं, उनका एथिकल्स, उनका बिहेवियर, उनका एनवायरनमेंट, उनका सिनेरियो सब कुछ अलग होता है। मैं एक बता रहा हूँ ना आपको, आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर 2 में एक छोटा सा लेथ कारखाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो बिल्कुल स्मॉल, सिर्फ 3-4 एम्प्लॉइज काम करते हैं और मालिक है। वहां क्या आपको लगता है कोई एथिक्स वहां फॉलो होता है, कोई पैटर्न वहां फॉलो होता है? जस्ट हैंड टू माउथ अवस्था है, अब काम करना है तो करना है, ठीक है। तो वहां क्या एथिक्स आप खोजोगे? उनको पता है कि मुझे काम करना है, मतलब मुझे आज अगर मैं काम पे नहीं गया तो मेरा 400 रुपया गया, तो मुझे आज काम पे जाना है, इतना बेसिक्स उनको पता, इतना ही एथिक्स उनको पता है। उनको ये नहीं पता है कि मेरे लिए इतना दिन से मैं, इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेट ट्राई फॉर सम अदर्स जहां पर मेरा थोड़ा सा सहूलियत अच्छा मिलेगा। देखिए एक चीज है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब एम्प्लॉइज है जो मतलब बाहर जाना नहीं चाहता है। आप देखिएगा इस सबसे मिलन जब ये बहुत होता है, जिसको कंफर्टेबल जोन मिल जाता है ना, वो कंफर्टेबल जोन छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहता है। I know lot of employees are there, lot of faculties are there who doesn't want to quit from this particular any institutions or any institution. Why? Because they know Jamshedpur is near to me. Whatever the salary I am getting, that is enough for me. I can survive with this in this scenario, and I can survive. I don't have any expectations. So they goes on continuations, goes for long and long and long. उसके बाद superannuation हो जाता, छोड़ देता। तो ऐसा है। अब उनको क्या मैं एथिक्स बताऊं, क्या उनको एथिक्स बताइएगा, बताइए। सब जगह एथिकल वे में काम नहीं होता है, प्रैक्टिकली। वही सर मैं बोला आपको कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो एथिक्स है वो आपको एसएमई में उतना यूज नहीं होता है। दैट इज व्हाट नहीं, यस, वहां पर उतना एथिक्स आपका नहीं होता है। दैट इज द थिंग। मेरा रिसर्च भी उसी पे था कि एथिक्स को गिवन कैसे करवाया जाए, लाइक हाउ वी कैन से दिस, बट होता नहीं। उसके लिए तो आपको एसएमई में इतना लॉस एंड प्रॉफिट दोनों, जैसे ये चिट फंड वगैरह आ जाता है, छोटे मोटे जो बिजनेस कंसेप्ट आता है, दैट इज द रीजन ऑफ द लॉस एंड पीपल आर गेटिंग पुल्ड ऑन इट जस्ट बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ द एथिक्स। बिकॉज ऑफ दिस मिसिंग ऑफ द एथिक्स एंड ऑल। और अपना भी पर्सनल फायदा देख रहा है कि मेरा 10 रुपया अगर फायदा हो जाता है तो अच्छा है, दूसरे का भाड़ में जाए। रियलिटी चेक अगर होता तो सबको पता होता कि 10 रुपए का 20 रुपए का भी 2 महीने में नहीं होता है, फिर 1 साल में नहीं होता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर नया